नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और रोमांचक उपन्यास भूखा शेर पार्ट 6। बहुत जल्दी आ गए, सुनील मजूमदार ने जीवन बंसल को देखते ही कहा। हाँ, तुम ठीक रहे? आगे बढ़कर जीवन बंसल बैठता हुआ बोला। तुम्हारे यहाँ भला मुझे क्या परेशानी होगी? जीवन बंसल ने सिगरेट सुलगाई और कश लिया। बंसल, हाँ, अगर तुम्हारी मेहरबानी हो तो मैं इस झंझट से निकल सकता हूँ। मेरी मेहरबानी से तू बच सकता है? हाँ, तो बोल। मेरी मेहरबानी तेरे पैरों से लेकर तेरे सिर तक है। बंसल मुस्कुराया। सुनील मजूमदार पल भर के लिए हिचकिचाया, फिर कह उठा। तूने कहा था ना कि तेरे पास बहुत पैसा है। सरासर है, बिल्कुल है, मैंने कहा भी था। तुम मुझे 1.5 लाख रुपया दे दो, मैं डाबर बागले से बात करता हूँ, शायद मामला निपट जाए, सब ठीक हो जाए। तुम्हारा जल्दी ही 1.5 लाख वापस कर दूंगा। जीवन बंसल ने जानबूझकर लंबी सांस लेकर मजूमदार को देखा। अगर मजूमदार ने यह बात जाने से पहले कही होती तो शायद दे भी देता, क्योंकि उसे मालूम था कि सुनील मजूमदार जैसा इंसान वास्तव में उसे पैसे वापस दे देगा। परंतु अब वह पंचम खेड़ा से बात कर चुका था और यह मामला पंचम खेड़ा का भी बन चुका था। पंचम खेड़ा उसका खास यार था, इसलिए सुनील की बात मानने की गुंजाइश नहीं थी। सुनील? हाँ। सुनील मजूमदार की निगाह जीवन बंसल के चेहरे पर जा टिकी। अगर इनकार करने वाले हो तो मर्दों की तरह सीधे सीधे मना कर देना। जीवन बंसल ने सुनील की आंखों में देखा। मैंने यह तो नहीं कहा था कि मैं किसी को पैसा उधार देने की स्थिति में हूं। तो मत दो। गंगा बह रही होती तो जुदा बात थी, परवाह नहीं थी, परंतु अब तो मैं हाथ पर हाथ रखे बैठा हूं। रुपया पैसों में 1.5 लाख बहुत होता है, मैं 1.5 लाख उधार भी नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, सुनील मजूमदार मुस्कुराया। मैंने तो यूं ही एक बात कहकर चांस लिया था। अगर तुमसे पैसा मिल जाता तो शायद वक्ती तौर पर मैं मुसीबत से निकल जाता। मैं समझता हूँ, परंतु मजबूर हूँ। सुनील मजूमदार ने फिर इस बारे में कोई बात नहीं की। बाहर की कोई खबर? हाँ, खबर तो है, परंतु तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए बुरी खबर है। बुरी खबर? तुम्हारे लिए? क्या? 4 साल पहले मैंने कुछ साथियों के साथ 3 डकैतियां डाली थी, 2 बैंक में और एक किसी सेठ के यहाँ। उसके बाद हमने अपने ग्रुप को तोड़ दिया था। उसी ग्रुप के 2 आदमी परसों पुलिस के हत्थे चढ़े थे। कहीं लूटपाट करने की चेष्टा कर रहे थे कि पब्लिक ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जीवन बंसल ने हद से ज्यादा बेचैनी उजागर की। कुछ देर पहले पता चला है कि उनमें से एक ने मुंह खोलना शुरू कर दिया है। ओह, उसके मुंह खोलने का मतलब जानते हो सुनील? जीवन बंसल ने अपने शब्दों पर जोर दिया। हाँ, मैं जानता हूँ। उसके मुंह खोलने का मतलब है उन डकैतियों का जिक्र भी होगा जो उसने मेरे साथ की थी। मेरा नाम भी आएगा, मेरे खाते खुलेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। सुनील मजूमदार के होठों से गहरी सांस निकल गई। यानी कि कभी भी पुलिस यहाँ पहुंच सकती है? जीवन बंसल ने पहलू बदला। जाहिर है, इसलिए हमेशा के लिए मुझे यह जगह छोड़नी होगी, फौरन। सुनील मजूमदार खामोश रहा। तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो, मैं तो जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा यहाँ हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ रहकर? तुम्हें ना पाकर पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तुम्हारी मुसीबत मेरे सिर पर आ जाएगी। पुलिस तो वैसे ही मुझसे खुंदक खाती है। वह यह कहकर कि मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ छिपे हो, मेरी सेवा करते रहेंगे, फिर कोई केस बनाकर मुझे जेल में ठूस देंगे। यह तो है, शायद ऐसा ही हो। फिर शायद अब मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। तुम कब तक यहाँ से जाओगे? अब अपना थोड़ा सा सामान बांधना है, ज़्यादा से ज़्यादा घंटा। सुनील मजूमदार उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, जीवन बंसल फौरन उठ खड़ा हुआ। हम दोनों को यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सुनील मजूमदार ने जीवन बंसल से विदा ली और बाहर निकल गया। सुनील मजूमदार छोटी छोटी गलियों से गुजरता आधे घंटे बाद खुली सड़क पर निकला। इस दौरान वह सावधान था, परंतु उसे किसी भी तरह का खतरा नजर न आया। बेहद सतर्क मुद्रा में मजूमदार आगे बढ़ने लगा। शाम हो रही थी। खाली सड़कों पर अब ट्रैफिक दौड़ता नजर आने लगा था। गर्मी से भी कुछ राहत मिलनी आरंभ हो गई थी। 10 मिनट और चलकर मजूमदार एक कैफे में प्रवेश कर गया। कैफे की ठंडी हवा से उसे राहत मिली। सुनील मजूमदार एक खाली टेबल पर जा बैठा और सिगरेट सुलगा ली। ऑर्डर सर। वेटर आया। कोल्ड कॉफी। वेटर के जाने के बाद सुनील सोचों में गुम हो गया। इस तरह दौड़ते रहने से काम नहीं चलेगा। आखिर कब तक वह इस तरह उन लोगों से बचा रहेगा?
वह भी अजमेर में रहकर, और अजमेर वह छोड़ना नहीं चाहता था तब तक जब तक कि कोई और रास्ता न बचे। परंतु इस समय सबसे ज्यादा समस्या उसके लिए यह थी कि वक्ती तौर पर कहाँ छिपे। जीवन बंसल के यहाँ तो बात बनी थी, पर वह खुद मुसीबत में आ गया था। तभी वेटर कोल्ड कॉफी टेबल पर रख गया। सुनील चुस्कियां लेने लगा। इसी उधेड़बुन में लगे सुनील मजूमदार ने कॉफी समाप्त की। तभी उसकी टेबल के गिर्द पड़ी खाली कुर्सियों पर 3 खतरनाक चेहरे आ बैठे। यह सब अचानक हुआ। सुनील मजूमदार चौंका, फिर तुरंत ही उसने खुद पर काबू पा लिया। तीनों के चेहरों पर दरिंदगी विद्यमान थी और उसे खा जाने वाले अंदाज में घूरने लगे थे। सुनील मन ही मन सतर्क हुआ। कौन हो तुम? अपनी मौत को भी नहीं पहचानता? क्या मतलब? सुबह से 20 आदमी तेरी तलाश में भटक रहे हैं। शुक्र है कि तू नजर तो आया। मेरी तलाश में? क्यों? सुनील मजूमदार को सिर पर खतरा ही खतरा महसूस होने लगा। क्यों का जवाब तो हमारे पास नहीं है, परंतु तुम्हें ढूंढने का और पकड़ कर लाने का काम हमें पठानिया ने सौंपा है। उसका कहना है कि अगर तुम आने में आनाकानी करो तो हमें पूरी छूट है कि तुम्हें शूट कर दें। सुनील मजूमदार के जबड़े भिंच गए। पठानिया ने ऐसा कहा? सुनील की आवाज में भरपूर सख्ती थी। हाँ, अब बोलो, क्या इरादा है? शराफत से हमारे साथ चलते हो या नहीं? सुनील मजूमदार उन तीनों को बारी बारी से घूरने लगा। इसका चलने का इरादा नहीं है, एक ने कहा। हमें भी साथ ले जाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। कह देंगे कि यह हमें ही उड़ाने की चेष्टा में था, इसलिए मारना पड़ा। दूसरा बोला। मुझे कोई ऐतराज नहीं है, तीसरे ने कहा। जो करना है कर लो। एकाएक सुनील खुलकर मुस्कुराया। तुम तो मुझसे पूछे बिना ही लंबा चौड़ा प्रोग्राम बना रहे हो, कम से कम मुझसे पूछ तो लो। तीनों की निगाहें सुनील मजूमदार पर जा टिकी। क्या पूछें तुमसे? मैं चलने को तैयार हूं। हमारे साथ पठानिया के पास? हाँ। फिर तो तू अच्छा बच्चा है, चल उठ। सुनील उठ खड़ा हुआ। वह तीनों भी। तुम तीनों में से किसी को भी मैंने पहले कभी नहीं देखा। बागले और डाबर के हर आदमी के चेहरे से वाकिफ हो तुम? सुनील मजूमदार खामोश रहा। चल। सुनील को साथ लिए वह तीनों बाहर की तरफ बढ़े। वेटर अपने बिल के लिए आगे आया, परंतु उन खतरनाक चेहरों को देखकर मौसम ठीक न पाकर खामोशी से पीछे खिसक गया। वह चारों बाहर निकले, उधर कार की तरफ। एक ने सुनील मजूमदार की बाहें पकड़कर उसका रुख मोड़ा। चंद कदम आगे जाते ही सुनील मजूमदार को ठोकर लगी। वह नीचे गिरा। तीनों ठिठके। उनके हाथ जेबों पर जा टिके। क्या हो गया तेरे को? अभी से टांगे कांपने लगी? चल उठ। यहाँ तो कोई पत्थर भी नहीं है, साला हवा में ही ठोकर खाकर नीचे गिर जाता है। सुनील मजूमदार उठा और फिर अगले पल जैसे कयामत बरस उठी। सुनील के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी। उन तीनों को संभलने का मौका दिए बिना ही उसने एक के बाद एक 3 बार ट्रिगर दबाया। तीनों के सीनों में सुराख हो गए। गोली की तेज आवाजें गूंज उठी थी। उसके बाद सुनील वहां नहीं रुका। तब शाम का अंधेरा था जब सुनील मजूमदार ने पैदल ही लंबी दूरी तय करके एक अन्य रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। वह हर ऐसी जगह पर जा रहा था जहां उसकी पहचान वाला कोई न हो, ताकि वह सुरक्षित रहे। सबसे पहले वह बाथरूम में गया और हाथ मुंह धोकर कुछ फ्रेश हुआ। देर तक पैदल चलने के कारण वह काफी थक गया था। फिर बाथरूम से निकला और सुरक्षित सी टेबल तलाश करके बैठ गया। यहाँ से मुख्य द्वार पर निगाह रख सकता था। सुनील मजूमदार को अपने सिर पर मौत का भारी खतरा नजर आ रहा था। पहले की बात और थी और अब की बात जुदा थी। पहले वह मात्र 1.5 लाख का देनदार था और अब वह उसके 3 आदमियों की हत्या का भी जिम्मेदार था। पहले वाला मामला शायद निपट भी जाता, परंतु दूसरे मामले के कारण अब हालात संगीन हो गए थे। वह लोग इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनके आदमियों को वह शूट करे, परंतु ऐसा करना मजूमदार की मजबूरी बनकर रह गई थी, क्योंकि उसकी अपनी जान पर आ बनी थी। अगर वह उनके साथ चला जाता तो उसकी जान की कोई गारंटी नहीं थी। उसे तलाश किए जाने का मतलब था उसके बारे में फैसला किया जा चुका है। वेटर आया। सुनील मजूमदार को भूख सी महसूस हो रही थी। उसने कुछ खाने का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद सुनील ने सिगरेट सुलगाई और कश लेने लगा। मन ही मन वह इस बात का फैसला कर रहा था कि कहाँ छिपे। एक व्यक्ति का ध्यान आया जो नंबर 2 के ही धंधे करता था और उस पर उसके बहुत से एहसान थे। सुनील मजूमदार ने उसके पास जाने की सोची। वेटर खाने का सामान लाया। सुनील ने जल्दी जल्दी सब कुछ समाप्त किया और वेटर को बुलाकर बिल पे किया। उसके बाद वह उठने ही वाला था कि एकाएक गिरता चला गया। वह 4 थे, दरिंदे, खतरनाक, वहशी। उनकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वह चारों कभी भी कुछ भी कर सकने की हिम्मत रखते थे। सुनील मजूमदार को महसूस हो गया
कि बुरी तरह फंस चुका है वह। पहले की तरह अब वह नहीं बच सकेगा। आंखों के सामने उसे मौत ही मौत नजर आने लगी। तुमने क्या सोचा था कि 3 को शूट करके तू खुद को बचा ले जाएगा? एक ने दांत भींचकर गुर्राते हुए कहा। तेरे जैसों को ढूंढकर शूट करना ही हमारा पेशा है। खड़ा हो जा, दूसरे ने कहा। कोई और रास्ता न पाकर मजूमदार दांत भींचे खड़ा हो गया। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और मजूमदार की तलाशी लेने लगा। जेब में से रिवॉल्वर बरामद करके उसने अपनी जेब के हवाले की। अब चलो। कहाँ? बुलावा पठानिया का है और जाना डाबर और बागले साहब के पास है। जल्दी कर। ना चलूं तो? अगले ही पल वहां मौजूद लोगों की परवाह किए बिना उन चारों ने रिवॉल्वरें निकाल ली। अब क्या इरादा है? हम उनमें से नहीं हैं जो एक ही बात 2 बार पूछते हैं। यह क्या हो रहा है? तभी एक नई आवाज वहां गूंजी। सबने चौंक कर उस तरफ देखा। सुनील मजूमदार से एक टेबल छोड़कर तीसरी टेबल पर अर्जुन नाथ बैठा था। उसके सामने खाने का सामान था और सामने कोई विदेशी लग रहा था जो कि शायद फ्रांस का था। अर्जुन नाथ अब खाना पीना छोड़कर उन सबको देख रहा था। कौन बोला बीच में? उन चारों में से एक रिवॉल्वर उठाकर गुर्राया। अर्जुन नाथ उठ खड़ा हुआ। मैं बोला। अर्जुन नाथ का चेहरा सुर्ख हो उठा था। अर्जुन नाथ को एकाएक वहां देखकर सुनील मजूमदार चौंका। फिर उसके चेहरे का तनाव कुछ कम हुआ। मौत का भय दूर हुआ। अर्जुन नाथ से उसकी चंद मुलाकातें खुशगवार माहौल में हो चुकी थी। हालांकि इस बात को काफी समय बीत गया था। जो भी हो, अर्जुन नाथ को सामने पाकर सुनील मजूमदार को अपने ऊपर छाया खतरा कुछ कम दिखाई देने लगा। क्यों बोला? मरना चाहता है क्या? एक ने रिवॉल्वर हिलाकर कहा। अर्जुन नाथ के होंठ भींच गए। मजूमदार को यहीं छोड़कर चले जाओ यहां से। अर्जुन नाथ ने दांत किटकिटाए। एक पुनः दरिंदगी से कुछ कहने लगा तो दूसरा बोला। यह तो अर्जुन नाथ है। कौन अर्जुन नाथ? पंचम खेड़ा का खतरनाक कुत्ता। बहुत बुरा इंसान है। पंचम खेड़ा से कम नहीं। वह लोग धीमे स्वर में बात कर रहे थे और पास खड़ा मजूमदार भी सुन रहा था। तो क्या तुम्हारा मतलब है कि इसकी बात मानकर हम यहाँ से चले जाएं? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बता रहा था कि कौन है यह असल में। वक्त पर बात मत करो। अर्जुन नाथ अकेला है। अगर हमारी राह से नहीं हटता तो इसे शूट करो और मजूमदार को लेकर निकल चलो। ज़्यादा देर यहाँ रुकना ठीक नहीं है। बात तो सही है। उसकी खूनी निगाह पुनः अर्जुन नाथ के चेहरे पर जा टिकी। क्या चाहते हो तुम? सुना नहीं तुम लोगों ने? मजूमदार को यहीं छोड़ो और चलते बनो। दोबारा इसकी तरफ इस अंदाज में बढ़ना भी नहीं, वरना तब जो भी होगा तुम लोगों के हक में बहुत बुरा होगा। यह अर्जुन नाथ तो हमें धमकी दे रहा है। हमें तुम्हारी बात मंजूर नहीं। हमारे मामले में दखल भी मत दो, वरना। अर्जुन नाथ के चेहरे पर मौत तांडव करने लगी। यह तुम लोगों का आखिरी फैसला है? हाँ, और अब हमें लग रहा है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे यूं ही बोलते रहोगे। एक ने रिवॉल्वर सीधी करते हुए कहा। तुम्हें उड़ा देना ही तुम्हें खामोश करने का बढ़िया रास्ता रहेगा। वहां बैठे लोग सख्ते की हालत में आए हुए थे। मुझे जानते हो? हाँ, अर्जुन नाथ हो तुम, परंतु इस समय हमारी रिवॉल्वरों के नीचे हो। तुम्हारे पास एक ही रिवॉल्वर होगी, जबकि हमारे पास 4 है। तुम्हारी रिवॉल्वर जेब में होगी, जबकि हमारी हाथों में है। मतलब कि मौत तेरे सिर पर खड़ी है अर्जुन नाथ। आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप बैठ जा, वरना 5-7 गोलियां अभी तेरे शरीर में चली जाएंगी। मैं अकेला नहीं हूँ। अर्जुन नाथ टेबल के पीछे से निकला। उसके चेहरे पर भूचाल के चिन्ह उभरे हुए थे। अपनी सुरक्षा के लिए आदमी भी साथ लाया हूँ, क्योंकि मेरी आज खास मीटिंग थी जिसमें कि कुछ पहले से व्यस्त था। समझे? मेरा एक इशारा तुम लोगों की मौत बन सकता है। चारों ने एक दूसरे को देखा। साला बंडल मारता है, यह अकेला ही है, एक ने गुर्राकर कहा। तो शूट करो इसे। 2 ने अपनी रिवॉल्वरें सीधी की। तभी अर्जुन नाथ ने हाथ उठाकर खास अंदाज में इशारा किया। इशारा करने की देर थी कि टेबलों पर बैठे कई आदमी उठे। रिवॉल्वरें उनके हाथों में चमक उठी। वह सारे उन चारों की तरफ बढ़ने लगे। यह देखकर वह चारों ठगे से रह गए। सुनील मजूमदार के होठों पर मुस्कुराहट रेंग उठी। वह कुल 9 थे जिन्होंने उन चारों को घेर लिया था। अब बोलो। अर्जुन नाथ आगे बढ़ा। क्या इरादा है तुम लोगों का? वह चारों खामोश रहे। मैं चाहूं तो इसी समय तुम लोगों को शूट करके लाश नाले में फिकवा दूं, परंतु जहां तक हो सके मैं किसी का खून बहाना पसंद नहीं करता हूं। अर्जुन नाथ गुर्राकर बोला। यहां से तुम लोग जा रहे हो या नहीं, मैं सिर्फ हाँ या ना सुनना चाहता हूं। जा रहे हैं तो फिर रिवॉल्वरें जेब में डालो और दफा हो जाओ। अर्जुन नाथ कड़वे स्वर में बोला। तुम जानते हो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? एक ने हिम्मत करके कहा। मैं जानना नहीं चाहता। हम बागले और डाबर साहब के आदमी हैं।
और कुछ कहना है तुम लोगों को? अर्जुन नाथ की आवाज में जहरीलापन था। वह चारों खामोश रहे। अर्जुन नाथ के इशारे पर उन सब ने अपने रिवॉल्वरों से उन चारों को कवर किया और उन्हें लेकर रेस्टोरेंट से बाहर की तरफ बढ़े। ठहरो, सुनील मजूमदार बोला। वह सब रुके। मेरी रिवॉल्वर दो। मजूमदार उसके पास पहुंचा जिसकी जेब में उसकी रिवॉल्वर थी। उसने रिवॉल्वर निकालकर सुनील के हवाले की। फिर वह सब बाहर निकलते चले गए। कैसे हो तुम? अर्जुन नाथ ने मुस्कुराकर सुनील से पूछा। देख ही रहे हो, सुनील मुस्कुराया। वैसे मुझे बचाने का शुक्रिया। तुम तो बागले डाबर के लिए काम करते हो, फिर उनके ही आदमी तुम्हारे पीछे क्यों हैं? हो गई गड़बड़। मजूमदार ने गहरी सांस ली। अर्जुन नाथ ने पल भर सोचा, फिर बोला, इस समय मैं व्यस्त हूँ, तुमसे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। अगर ज़रूरत समझो तो कुछ देर के बाद मुझसे बात कर सकते हो, जब मैं फ्री हो जाऊँ। वैसे यहाँ रुकने में तुम्हें किसी प्रकार का कोई खतरा पेश नहीं आएगा। आगे तुम जैसा ठीक समझो। सुनील ने फौरन सिर हिलाया। मैं यहीं रुकूंगा। ठीक है, बैठ जाओ। कहने के साथ ही मजूमदार पलटा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उस विदेशी के साथ बातचीत में व्यस्त हो गया। बाहर गए अर्जुन नाथ के आदमी वापस आ पहुंचे थे। सुनील मजूमदार को अर्जुन नाथ अपने लिए बहुत बड़ा सहारा लग रहा था। उसे तो सपने में भी नहीं मालूम था कि पंचम खेड़ा अर्जुन नाथ के माध्यम से उसके गिर्द बेहद खतरनाक जाल बुन रहा है, जिसमें कि लगभग वह फंस चुका है। आधा घंटा अर्जुन नाथ उस विदेशी के साथ व्यस्त रहा। उसके बाद विदेशी चला गया। फिर अर्जुन नाथ ने सुनील मजूमदार को साथ लिया और अपने आदमियों के घेरे से बाहर निकला। बाहर 3 कारें खड़ी थी। 2 आदमी उसकी कार में बैठे। ड्राइवर पहले से ही मौजूद था। अन्य आदमी आगे पीछे वाली कारों में। कारें चल पड़ी। रात के 9 बज रहे थे। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा चुका था। ट्रैफिक की लाइटें जर्रे जर्रे को रोशन कर रही थी। अर्जुन नाथ ने सुनील मजूमदार पर निगाह डाली। अब बताओ, तुम किस मुसीबत में फंसे हो? अभी बात मत करो, सुनील बोला। क्यों? मैं नहीं चाहता कि मेरी बात कोई तीसरा सुने। सुनील का इशारा ड्राइवर और अन्य दोनों आदमियों की तरफ था। उसकी बात समझकर अर्जुन नाथ ने फिर इस बारे में कुछ नहीं पूछा। तुम बहुत सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हो? सिक्योरिटी? अर्जुन नाथ मुस्कुराया। हाँ, इस वक्त जिस काम में व्यस्त हूँ वह कुछ खतरे वाला है, इसलिए कुछ आदमियों को साथ लेना पड़ा। वैसे मैं ज्यादातर अकेला ही रहता हूँ। वह विदेशी कौन था? फ्रांस की नई पार्टी थी। नया सौदा हो रहा था। मामले में थोड़ा खतरा था। सुनील मजूमदार फिर कुछ न बोला। बहुत मुद्दत बाद हमारी मुलाकात हुई, अर्जुन नाथ ने कार से बाहर देखते हुए कहा। हाँ, तुम लोगों का धंधा ही ऐसा है कि फुर्सत ही कहाँ मिलती है। सो तो है। ऐसे ही बातों के बीच आधा घंटा बीत गया। सुनील मजूमदार के साथ अर्जुन नाथ एक फ्लैट पर पहुंचा। फ्लैट पर पहुंचते ही उसके साथ के सारे आदमी वहां से चले गए। अर्जुन नाथ ने दरवाजा भीतर से बंद किया। सुनील टांगे पसार कर कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन नाथ ने 2 पैक तैयार किए और एक उसे थमाकर दूसरा खुद थामे सामने की कुर्सी पर बैठते हुए घूंट भरा। अब बोलो, बागले डाबर के साथ तुम्हारा क्या लफड़ा हो गया? सुनील मजूमदार ने सब कुछ बता डाला। सुनकर अर्जुन नाथ ने गंभीरता भरे भाव में सिर हिलाया। अगर आज मैं न होता तो वह लोग तुम्हें नहीं छोड़ते। हाँ, तुमने वास्तव में मुझे बचाया। छोड़ो, यह सब तो चलता ही है, अर्जुन नाथ ने लापरवाही से कहा। मुझे बताओ, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ कर सका तो मुझे खुशी होगी। सुनील के चेहरे पर गंभीरता के भाव उभरे। मुझे इस समय सहायता की जरूरत है। हालात तो तुम देख ही चुके हो। हाँ, वह तो नजर आ ही रहे थे, अर्जुन नाथ ने गंभीरता से कहा। परंतु मैं तुम्हारी जितनी सहायता कर सकता था कर दी। इससे ज्यादा सहायता करने के लिए मुझे पंचम खेड़ा की इजाजत लेनी होगी। यह तो जानते ही हो कि मेरा बड़ा पंचम खेड़ा है। वैसे बेहतर होगा कि खेड़ा से तुम ही बात कर लो, परंतु उससे पहले एक बार मैं खेड़ा से मिलकर उससे बात कर लेता हूँ। जैसा तुम ठीक समझो। यहाँ तुम बेखौफ आराम कर सकते हो। मुझे खेड़ा से मिलना है। उस विदेशी के बारे में भी उससे बात करनी है। तुम्हारी बात भी कर लूँगा। 2-3 घंटे बाद आऊँगा। मैं यहीं पर ही हूँ, सुनील मजूमदार बोला। हो सकता है वहाँ उन लोगों में से कोई बचा हो। वह पीछा करके यहाँ तक भी आया हो। मैं सावधान रहूँगा। अर्जुन नाथ बाहर निकल गया। पंचम खेड़ा ने होठ सिकोड़ कर सिर हिलाया। 2-3 आदमी गंवाने पड़े तुम्हें। हाँ, अर्जुन नाथ ने गंभीरता से कहा। मजूमदार ने पलक झपकते ही उन तीनों को उड़ा दिया और उसकी निगाह में वह हमारे नहीं, बागले और डाबर के आदमी थे। जी हाँ, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने हमारे नहीं, उनके आदमियों को शूट किया है। अर्जुन नाथ और तुमने भी उसे डाबर बागले के आदमियों से बचाया। पंचम खेड़ा हंसा।
वह इस समय अपने लिए सहायता चाहता है। उसे शक तो नहीं हुआ कि यह सारा जाल तुम्हारा फैलाया हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कल सुबह उसे मेरे पास ले आना, पंचम खेड़ा ने कहा। मजूमदार बहुत खतरनाक और तेज इंसान है, तो उससे जो भी बात करें संभल कर करें। अगर उसे शक हो गया तो? चिंता मत करो, मैं जो काम करना चाहता हूँ उसमें मजूमदार की तगड़ी ज़रूरत है मुझे, पंचम खेड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। उसे तैयार करना, अपने साथ मिलाना मेरे लिए जरूरी है। कल सुबह लेकर आना उसे। अभी मिला तो उसे शक भी हो सकता है। उसे रात भर इंतजार कराना जरूरी है। अर्जुन नाथ ने सिर हिलाया और खड़ा हो गया। अगले दिन सुबह तैयार होने के बाद अर्जुन नाथ ने सुनील मजूमदार को देखा, जो कि पहले ही तैयार हो चुका था। अर्जुन नाथ ने सिगरेट सुलगाई। मजूमदार? हाँ, तुम पंचम खेड़ा से मिलने जा रहे हो, जरा संभल कर बात करना। सब कुछ तुम्हारी बात करने पर ही निर्भर करता है कि तुम उसे कितना समझा सकते हो। क्या बात करते हो? सुनील मजूमदार ने सिर हिलाया। पंचम खेड़ा कैसा इंसान है? मैं पहले कभी उससे नहीं मिला, मजूमदार बोला। जैसे सब दादा होते हैं वह भी वैसा ही है, और तुम भी दादा ही हो सुनील मजूमदार। सुनील मजूमदार गहरी सांस लेकर ही रह गया। मैं अगर दादा होता तो इस तरह ना भागता फिरता, मजूमदार कह उठा। कम से कम मेरी निगाहों में तो हो ही। अगर तुम्हारा ग्रुप होता तो तुम किसी से भी कम नहीं थे। सुनील मजूमदार के होठों पर अजीब सी मुस्कान बिखरती चली गई। इन कामों के लिए दौलत चाहिए, जो कि मेरे पास है नहीं। अर्जुन नाथ ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाकर बोला, आओ चले, आज मुझे बहुत काम है। दोनों बाहर निकल गए। पंचम खेड़ा ने सुनील मजूमदार को देखकर सिर हिलाया। मजूमदार होठों पर शांत मुस्कुराहट लिए उसके सामने था। पंचम खेड़ा ने अर्जुन नाथ को देखा। तुम्हें आज कुछ काम करने थे? जी हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ। कोई दिक्कत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लेना। जी। अर्जुन नाथ ने सुनील मजूमदार पर निगाह डाली, फिर बाहर निकलता चला गया। खेड़ा ने सिगरेट सुलगाई और सुनील मजूमदार से कह उठा, बैठो। मजूमदार करीब पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। अर्जुन नाथ ने कल मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया था। अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस समय मैं अकेला पड़ गया हूँ। डाबर बागले से बचना कठिन हो रहा है। मुझे सहायता की ज़रूरत है। कैसी सहायता? फिलहाल तो किसी अच्छी जगह पर छिप सकूं, और तुम्हारे पास ऐसी कई जगह होंगी। हाँ, बहुत जगह है, लेकिन मैं तुम्हें राय देना चाहता हूँ। क्यों? बागले और डाबर से दुश्मनी मत लो। तुम अकेले उनका मुकाबला नहीं कर सकते। जानता हूँ, परंतु अब तो जो होना था हो चुका। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मामला हद में है, पंचम खेड़ा ने कहा। वह देखो, सामने बड़ा सा लिफाफा है, उसमें 1.5 लाख पड़ा है। उसे लो और जाकर उनके हवाले कर दो। सुनील मजूमदार ने होठ सिकोड़कर लिफाफे को देखा, फिर उठा और आगे बढ़कर लिफाफा थामने के पश्चात उसके भीतर झांका। भीतर नोटों की गड्डियां मौजूद थी। लिफाफा बंद करके उसे वापस रखा और कुर्सी पर बैठा। तभी पंचम खेड़ा कह उठा, मैंने आज सुबह ही तुम्हारे लिए 1.5 लाख अलग करके रख लिया था। यह मेरा ही फैसला था कि तुम 1.5 लाख वापस देकर अपनी जान बचाओ। बेकार के झंझट का क्या फायदा? तुम मुझे 1.5 लाख क्यों देना चाहते हो? तुम जैसा हिम्मती दिलेर इंसान खामखा मर जाए, यह मुझे अच्छा नहीं लगेगा। यह 1.5 लाख मैं तुमसे वापस तो अवश्य लूंगा, परंतु समय की कोई सीमा नहीं होगी। जब कभी भी हो सके वापस दे देना। इस मामले में मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूँ। वैसे मेरे लिए 1.5 लाख मामूली सी रकम है। सुनील मजूमदार खामोश रहा। क्या सोचने लगे? बेकार है, अब मामला नहीं निपट सकता बागले डाबर से, मजूमदार ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मामला सिर्फ 1.5 लाख का होता है तो मैं यह पैसा लेकर अवश्य निपटा लेता, परंतु अब मामला 3 हत्याओं का भी हो गया है। मैंने कल शाम रेस्टोरेंट में पठानिया के 3 आदमियों को शूट किया है, जिससे कि अब बात बढ़ गई है। अब यह मामला निपट पाना आसान नहीं। पंचम खेड़ा ने चेहरे पर गंभीरता की चादर ओढ़ ली। यह मामला तो वास्तव में उलझ गया है, खेड़ा ने धीमे स्वर में कहा। हाँ, इसी कारण अब डाबर बागले के सामने जाने का कोई फायदा नहीं। पंचम खेड़ा ने कुछ नहीं कहा। सुनील मजूमदार ने सिगरेट सुलगाकर बेचैनी से पहलू बदला। तो तुम कब तक इस तरह चुप कर रहोगे? कभी तो बाहर निकलोगे। मैं आराम से सोचना चाहता हूँ कि क्या करूँ। मेरा कहना मानो तो अजमेर छोड़ दो। नहीं, अजमेर में मेरी सारी जिंदगी बीती है, इतनी आसानी से मैं अजमेर नहीं छोड़ूंगा। जो मन में आए करो, पंचम खेड़ा ने कहा। अगर कोई काम करना चाहो तो मुझे बता देना। काम? हाँ, लाखों तुम्हारे हाथ आएंगे। पैसा हाथ में होने से तुम में उन लोगों से टकराने का हौसला आ जाएगा।
बहुत दम है दौलत में। मुझे इस काम के लिए किसी दिलेर साथी की ज़रूरत थी। यह इत्तेफाक ही रहा कि तुम सामने आ गए हो। सोच लेना, हाँ हो तो बता देना। मैं अभी आदमी को बुलाकर उसके साथ तुम्हें सुरक्षित जगह पहुंचा देता हूँ। वहाँ तुम जब तक चाहो रह सकते हो। किस तरह का काम है? कहाँ से लाखों रुपया मेरे हाथ आएगा? मजूमदार बोला। पंचम कीड़ा समझ गया कि मुर्गा फंसता जा रहा है। मेरे ख्याल में रहने दो, इस काम में खतरा ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। सुनील मजूमदार आज तक खतरे से नहीं डरा। जहाँ लाखों का सवाल हो वहाँ तो बिल्कुल नहीं डरता। अच्छी तरह सोच लो मजूमदार, खतरे की मैं परवाह नहीं करता, इसलिए तुम काम के बारे में बताओ। काम मुझे पसंद आना चाहिए। पंचम खेड़ा ने कश लिया और सिगरेट ऐश ट्रे में डाल दी। काम बागले और डाबर से ही ताल्लुक रखता है। क्या? सुनील मजूमदार सीधा होकर बैठ गया। जुआ घर में गए हो? नाइट रेस्टोरेंट में? मजूमदार बोला। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। क्या? जुआ घर के पैसे की सुरक्षा के लिए वहाँ एक आर्म्स प्रूफ बहुत ही सुरक्षित कमरा बनाया गया है कि खेलने वाला पैसे वहाँ जमा कराकर टोकन लेकर खेलता है। ऐसे में रात के 12-1 बजे तक वहाँ 70-80 लाख की रकम इकट्ठी हो जाती है। सुनील मजूमदार के होठों पर गहरी मुस्कान उभर आई। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? यूं ही, तुम बात चालू रखो। पंचम खेड़ा ने गहरी निगाहों से मजूमदार को देखा, फिर कह उठा, अगर हम इस जुआ घर को लूटें तो बुरा नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं उसमें तुम मेरे साथी बनो। इतनी रकम तो कहीं भी हाथ मारकर हासिल हो सकती है। अगर उस जगह को ना ही छेड़ा जाए तो ठीक रहेगा। क्यों? बागले और डाबर का इतना डर है तुम्हें? नहीं, अगर तुम मेरे बारे में कुछ जानते हो तो यह भी जानते होंगे कि मजूमदार ने बिना वजह डरना नहीं सीखा। रही बात 1.5 लाख की, तो वह मेरी गलती है। मेरी यह भागदौड़ इसी कारण हो रही है कि शायद मैं अपने बचाव का कोई रास्ता निकाल सकूं। यूं ही खून खराबा ना हो, परंतु हो गया। मेरे हाथों डाबर और बागले के 3 आदमी मारे गए। सुनील ने गहरी सांस ली। तो फिर वहां कुछ करने को क्यों मना कर रहे हो? पंचम खेड़ा बोला। इसीलिए कि वहां इस बात का तगड़ा इंतजाम है कि वहां कोई लूट ना कर सके। तुम इंतजामों के बारे में जानते हो? हाँ, सब कुछ जानता हूँ। कैसे जानते हो? यह बात रहने दो, कैसे जानता हूँ। बताने में कोई हर्ज है? है, तभी तो बता नहीं रहा। पंचम खेड़ा सुनील मजूमदार की आंखों में देखता रहा। मजूमदार? हाँ, मैं तुम्हारी बात मान लेता, पीछे हट जाता, परंतु डाबर और बागले को मेरी इस हरकत की खबर मिल चुकी है कि मैं ऐसा कुछ करने का इरादा रखता हूँ, और उनकी तरफ से धमकी मुझे मिल चुकी है कि मैं ऐसा कुछ न करूँ। पंचम खेड़ा का चेहरा सुर्ख हो उठा, और मैं उन्हें उनकी धमकी का जवाब देना चाहता हूँ। पंचम खेड़ा आज तक किसी की धमकी के नीचे नहीं आया, चाहे वह डाबर बागले हो या फिर कोई और बड़ा दादा। मेरा काम करने का अपना ही ढंग है। सुनील मजूमदार पंचम खेड़ा के धधकते चेहरे को देखता रहा। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं, यह काम मैं बहुत अच्छी तरह कर सकता हूँ। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ हम कदम बनकर चल सकते हो, नहीं तो मौज करो। पंचम ने कश लिया। तुम यह सब उस 70-80 लाख के लिए करना चाहते हो? हाँ, चंद घंटों की मेहनत से इतना पैसा आ जाए तो कोई बुरा नहीं है। पंचम खेड़ा मुस्कुराया। मैंने कब कहा बुरा है? भीतरी सुरक्षा के इंतजाम जानते हो? हाँ। क्या क्या? पंचम खेड़ा ने बताया। सुनील मजूमदार को मानना पड़ा कि खेड़ा इंतजामों के बारे में सब कुछ जानता है। अब बोलो, क्या इरादा बना है तुम्हारा? सुनील मजूमदार ने खेड़ा को देखा। इतने सख्त इंतजामों से मुकाबला कैसे करोगे? सोच लेंगे, वैसे कुछ इंतजाम तो है मेरे पास। सुनील मजूमदार गहरी सोच में डूब गया। पंचम खेड़ा खामोशी से उसे देखता रहा। इसमें इतना सोचने की क्या बात है, तभी तो सोच रहा हूँ। सुनील ने उसकी आंखों में देखा। मैं यह सोच रहा हूँ कि किस हद तक तुमसे साफ बात करूं या ना करूं, तुम पर कितना विश्वास करूं। पंचम खेड़ा की आंखें सिकुड़ गई। तुम मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हो। क्या कहना चाहते हो तुम? बीच की बात है, शायद तुम इससे वाकिफ नहीं हो। सुनील ने गंभीर स्वर भी कहा। वह आर्म्स प्रूफ कमरा जुआ घर का पैसा रखने के लिए नहीं बनाया गया पंचम खेड़ा। क्या मतलब? खेड़ा चौंका। यह तो मात्र आड़ के लिए कहा जा रहा है कि वह आर्म्स प्रूफ कमरा जुआ घर के पैसे के लिए बनाया गया है। दरअसल कभी कभी बागले और डाबर के मादक पदार्थ आने में देर हो जाती है। वह लोग कैश देकर माल लेते हैं, उससे उन्हें काफ़ी सस्ता हासिल हो जाता है और मुनाफा ज़्यादा। जब माल आने में 4-5 दिन की देरी हो जाती है तो तैयार रखे कैश को संभालना कठिन हो जाता है। हर समय यही खतरा लगा रहता है कि कोई इतनी मोटी रकम के लिए उनके यहाँ धावा ना बोल दे।
ऐसे में उन्हें अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े। वह कोई ऐसी सुरक्षित जगह चाहते थे कि जहां पैसा रखकर वह निश्चिंत हो सके, और फिर जुआ घर का पैसा रखने के नाम पर उस आर्म्स प्रूफ बेहद सुरक्षित कमरे का निर्माण कराया गया। सुनील मजूमदार गंभीर था। ओह, तो यह बात है। पंचम खेड़ा के होंठ भिज गए। सुनील ने सिगरेट एश ट्रे में डाल दी। बिल्कुल यही बात है जिसके बारे में तुम्हें जरा भी खबर नहीं थी। खेड़ा के चेहरे पर तनाव के भाव आ गए। ऐसी जगह पर 70-80 लाख का हाथ मारना ठीक नहीं होगा। तो यहाँ तो हमें मोटी रकम हासिल हो सकती है। हमें उस दिन का इंतजार करना होगा जब बागले और डाबर अपनी मोटी रकम उस कमरे में रखते हैं, मजूमदार बोला। और वह दिन कब तक आएगा? कभी भी, तभी हमें बेहद मोटी रकम हासिल हो सकती है, सुनील ने कहा। पंचम खेड़ा ने सोच भरी मुद्रा में सिर हिलाया। और वह रकम कितनी होती होगी जो बागले और डाबर वहां रखेंगे? बहुत मोटी होती है। कितनी मोटी? 20-25 करोड़ भी हो सकती है और 50-60 करोड़ भी। पंचम खेड़ा की आंखें फैलती चली गई। इतनी मोटी? खेड़ा के होठों से निकला। विश्वास नहीं आ रहा। रकम ही इतनी मोटी है कि आसानी से आएगा ही नहीं। मजूमदार के होठों पर मुस्कान उभरी। पंचम खेड़ा ने कठिनता से खुद पर काबू पाया। तुमने तो यह बात बताकर मुझे हिलाकर रख दिया है। विस्की और लोगे? नहीं, पहले काम की बात कर ली जाए। काम की बात? हाँ, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम? पंचम खेड़ा की आवाज में कहर भरा आया। अब तो इरादा और भी पक्का हो गया है। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ, तुम्हारा साथ रहना अब और भी जरूरी हो गया है। पंचम खेड़ा ने सिर हिलाया। और मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें बागले और डाबर से जान बचने की गारंटी मिलेगी। और जान की गारंटी की बात छोड़ो, मैं हिस्से के सौदे की बात कर रहा हूँ, मजूमदार ने कहा। पंचम खेड़ा ने उसकी आंखों में झांका। क्या हिस्सा चाहते हो? आधा आधा। तुम्हारा आधा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मजूमदार ने उसकी आंखों में झांका। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैसे? सुनील मजूमदार पंचम खेड़ा के चेहरे को देखने लगा। खेड़ा, तुम्हें नहीं मालूम था। मैंने ही तुम्हें बताया कि यह मामला लाखों का नहीं, करोड़ों का है। इसमें कोई शक नहीं, खेड़ा ने सिर हिलाया। जब वहां करोड़ों रखे जाएंगे तो तुम्हें मैं ही बताऊंगा कि काम कैसे करना है। और सबसे बड़ा खतरा कमरे के भीतर का कंट्रोल सिस्टम है, जिसे कि अमरजीत मल्होत्रा जैसा सख्त इंसान कंट्रोल करता है। ठीक वक्त पर उस कंट्रोल सिस्टम को फेल करना मेरा काम रहा। जब हम भीतर जाएंगे तो दरवाजा हमें खुला मिलेगा। यह भी गारंटी रही, यानी कि हर बड़ी अड़चन को मैं दूर करूंगा। तुम सिर्फ अपने आदमियों के दम पर बाहर फैले गार्डों को संभालोगे। बोलो, तुम्हारा किया गया काम ज्यादा महत्वपूर्ण रहा या मेरा? पंचम खेड़ा कुछ नहीं बोला। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे साथ यह काम करूं। चाहो तो तुम अकेले भी कर सकते हो। मेरा दखल जरा भी नहीं होगा। मैं मजबूर करके तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहूंगा। पंचम खेड़ा ने गंभीर और विचार भरी मुद्रा में सिगरेट सुलगाई। तुम कमरे के भीतर कंट्रोल सिस्टम को वक्त पर फेल कर दोगे? खेड़ा बोला। हाँ, उस कमरे के भीतर जाने के लिए दरवाजा खुला मिलेगा। हाँ, और जब वहां करोड़ों रुपया रखा जाएगा तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, कुछ ही घंटों में खबर मुझे मिल जाएगी। उस कमरे के भीतर से उठने वाली हर अड़चन का जिम्मा मैं लेता हूँ। तुम्हें सिर्फ बाहर फैले आदमियों को संभालने का मामूली काम करना होगा। यह सब तुम किस दम पर करोगे? सॉरी, मैं यह बात नहीं बता सकूंगा। क्यों? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बेकार में किसी को सामने लाने का कोई फायदा नहीं। पंचम खेड़ा ने समझने वाले अंदाज में सिर हिलाया। अब बोलो, अगर हम साथ काम करते हैं तो इस काम में मेरी कितनी हिस्सेदारी होगी? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।